हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एजुकेशन पर बढ़ियापुर के ऑनलाइन क्लासेज में। मैं सुमित आज मैं लेके आया हूँ 12 के स्टूडेंट्स के लिए बायोलॉजी का 5वां चैप्टर वंशागति और विविधता का सिद्धांत। देखिए, इन चैप्टर में आज के पार्ट के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ इन 4 टॉपिकों के बारे में। पहला जो है वंशागति या आनुवंशिकता होता क्या है। दूसरी चीज हमें जाननी होगी आज कि विभिन्नता क्या होता है। तीसरी आनुवंशिकी क्या है, आनुवंशिकी के जनक कौन है। और चौथा मेंडल के एक संकर क्रॉस के बारे में हम लोग को जानना है। तो चलिए सबसे फटाफट बिना देरी किए क्लास शुरू करते हैं। वंशागति क्या है? तो वंशागति का मतलब होता है कि आनुवंशिक गुणों का, आनुवंशिक गुण पहले हम लोग जान लें। हम लोग को यह जानना होगा कि आनुवंशिक गुण होता क्या है। तो ऐसे गुण जो माता पिता के द्वारा या ऐसे गुण जो उसके संतान में माता पिता के द्वारा आते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आनुवंशिक गुण कहते हैं। तो आनुवंशिक गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना क्या कहलाता है? वंशागति या आनुवंशिकता के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि वंशागति या आनुवंशिकता क्या है, तो हम यही कहेंगे कि आनुवंशिक गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना वंशागति या आनुवंशिकता कहलाता है। अब दूसरी चीजें जो हम लोग को जाननी है, आनुवंशिक गुण क्या होता है। तो ऐसे गुण जो माता पिता के द्वारा संतान में आते हैं, जिसको पैतृक गुण कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? आनुवंशिक गुण के नाम से जानते हैं। जैसे किसी बच्चे की लंबाई उसके पिता के समान होती है। ठीक, किसी बच्चे की जो चेहरे का जो रंग है वह उसके माता पिता के समान होता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? आनुवंशिक गुण कहते हैं। वंशागति को ही आनुवंशिकी का क्या माना जाता है? आधार माना जाता है। दूसरी चीज हम लोग को जाननी है, जो कि दूसरी चीज के बारे में हम लोग को जो पढ़ना है वह है विभिन्नता। विभिन्नता क्या होती है? तो जीवधारियों के बीच पाए जाने वाले अंतर को, यानी अलग अलग जीवधारियों के बीच जो अंतर पाए जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? विभिन्नता के नाम से जानते हैं। कोई आपसे पूछे कि विभिन्नता क्या है, तो हम कहेंगे कि जीवधारियों के बीच पाए जाने वाले अंतर को क्या कहते हैं? विभिन्नता कहते हैं। जैसे लंबे माता पिता के संतान जो होते हैं बौने होते हैं, काले माता पिता के संतान गोरे होना, ये सब जो अंतर होता है, यही को, इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? विभिन्नता के नाम से जानते हैं। यानी कोई आपसे पूछे कि विभिन्नता क्या है, तो जीवधारियों के बीच पाए जाने वाले अंतर को क्या कहते हैं? विभिन्नता के नाम से जानते हैं। जैसे लंबे माता पिता के संतान बौने या नाटे, गोरे माता पिता के संतान काले, इस तरह के जो अंतर देखने को मिलते हैं वह क्या कहलाते हैं? विभिन्नता के नाम से जाने जाते हैं। अब हम लोग को यह जानना होगा कि विभिन्नता किस प्रकार के जन्म में पाया जाता है और क्यों। तो बाबू ध्यान देंगे इस चीज को कि लैंगिक जन्म द्वारा उत्पन्न संतति में, यानी ऐसे जीव जिनका जन्म लैंगिक जन्म द्वारा होता है, उनमें ही विभिन्नता देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि लैंगिक जन्म में नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। लैंगिक जन्म में क्या भाग लेते हैं? नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। और इसके द्वारा जो उत्पन्न संतान होते हैं, उसके डीएनए में माता के भी गुण होते हैं और पिता के भी गुण होते हैं, यानी माता पिता दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। इसी कारण से लैंगिक जन्म द्वारा उत्पन्न संतति में विभिन्नता देखने को मिलती है। कोई आपसे ये पूछे कि विभिन्नता किस प्रकार के जन्म में पाई जाती है और क्यों, तो हम कह सकते हैं कि विभिन्नता लैंगिक जन्म द्वारा उत्पन्न संतति में पाई जाती है, क्योंकि लैंगिक जन्म में नर और मादा दोनों भाग लेते हैं और इनके द्वारा उत्पन्न संतति के डीएनए में माता और पिता दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, अब यह होगा कि ठीक है, लैंगिक जन्म में विभिन्नता पाई जाती है, ये आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन अलैंगिक जन्म में विभिन्नता क्यों नहीं पाई जाती? तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि अलैंगिक जन्म द्वारा उत्पन्न संतति में विभिन्नता नहीं पाई जाती है, क्योंकि इसके में जो जनन होता है वह एकल जनक इसमें भाग लेते हैं। इसमें नर और मादा अलग अलग भाग नहीं लेते हैं। और इसमें क्या बनता है? क्लोन बनता है, यानी इनके जो डीएनए का संचरण होता है वह गुण बदलते नहीं है, क्योंकि वो जस्ट लाइक फोटोकॉपी कह सकते हैं, 2 कॉपी उसी तरह से होते हैं। अब हम लोग को जो तीसरी चीज है जो जाननी है, जो इंपॉर्टेंट चीज है, वह यह है आनुवंशिकी क्या है।
देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखेंगे और इन सभी चीजों को भी याद रखना जरूरी है। लेकिन अनुवांशिकी क्या है, तो ये चीज को समझने के लिए इसको और इसको यानी वंशागति और विभिन्नता, इन दोनों को दिमाग में आपको रख लेना होगा। अनुवांशिकी क्या है, तो वंशागति और विभिन्नता के अध्ययन को, यानी वंशागति और विभिन्नता का अध्ययन जो किया जाता है, इस अध्ययन को ही हम लोग अनुवांशिकी या जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। कोई आपसे पूछे कि अनुवांशिकी क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि वंशागति और विभिन्नता के अध्ययन को अनुवांशिकी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसमें तो किसी को डाउट नहीं हुआ होगा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि अनुवांशिकी के जो जनक होते हैं वह किनको कहा जाता है और उनका जन्म कब हुआ था, कहां हुआ था, क्या उन्होंने किया, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। ध्यान देंगे इस चीज को, और ये जो मैं लिखा हूं इसको याद कर लेंगे, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, बस एक एक पंक्ति की चीजें है, याद कर लेंगे। एक शब्द की चीजें है। वंशागति क्या है, अनुवांशिक गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना वंशागति कहलाता है। विभिन्नता क्या है, तो जीवधारियों के बीच पाए जाने वाले अंतर को विभिन्नता कहते हैं। और विभिन्नता किसमें देखने को मिलती है, तो लैंगिक जन्म द्वारा उत्पन्न संतति में विभिन्नता देखने को मिलती है, क्योंकि इसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। बस इतना चीज याद रखना है, और इतना चीज जब आपको याद हो जाएगा तो अनुवांशिकी क्या है ये बिल्कुल याद हो जाएगा। अनुवांशिकी का मतलब होता है कि वंशागति और विभिन्नताओं के अध्ययन को क्या कहते हैं, अनुवांशिकी या जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि अनुवांशिकी का जनक किनको कहा जाता है। देखिए, अनुवांशिकी का अगर जनक कहे या पिता का है, अनुवांशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल। याद रखेंगे इस चीज को, ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहिए या पिता कहिए। ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता था। इनका जो जन्म है, कई बार एग्जाम में पूछता है कि मेंडल का जन्म कब हुआ था और कहां हुआ था, तो इनका जन्म 22 जुलाई 1822 में, 22 जुलाई 1822 में इनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म कहां हुआ, तो जर्मनी के एक सिलिसिया गांव था, जर्मनी के सिलिसिया गांव में इनका जन्म हुआ था। अनुवांशिकी का जन्म किसको कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। इनका जन्म कब हुआ था, तो 22 जुलाई 1822 को हुआ था। कहां हुआ था, तो जर्मनी के एक सिलिसिया गांव था, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। इन्होंने अपना प्रयोग जो था, मेंडल ने अपना जो प्रयोग था, उन्होंने उद्यान मटर पे अपना प्रयोग किया। किस पे प्रयोग किया, अपना प्रयोग जो था उद्यान मटर पे, उद्यान मटर पे अपना प्रयोग किया, जिसको हम लोग वैज्ञानिक नाम, यानी उद्यान मटर को वैज्ञानिक नाम में हम लोग पाइसम सटाइयम कहते हैं। इसको याद रखेंगे, पाइसम सटाइयम। ठीक है, सटाइयम। ठीक है, अगर अब आपसे कोई पूछे कि अनुवांशिकी का जन्म किसको कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को। इनका जन्म कब हुआ था, 22 जुलाई 1822 को जर्मनी के सिलिसिया गांव में हुआ था। इन्होंने अपना प्रयोग किस प्रकार के पौधे पर किया, तो उद्यान मटर पे किया, जिसको हम लोग वैज्ञानिक नाम में पाइसम सटाइयम बोलते हैं। ठीक है, अब तीसरी बात से पूछी जाती है कि मेंडल ने जो अपना प्रयोग किया था वो कितने साल तक किया और उसका जो समय था वो क्या था। तो हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने प्रयोग समय अगर इसका बात है तो इन्होंने 7 साल तक
मेंडल ने अपना प्रयोग 7 साल तक किया। कब से कब? तो 1856 से 1863 तक। मेंडल ने अपना प्रयोग कितने सालों तक किया? 7 सालों तक किया। कब से कब? 1856 से 1863 तक। और इस प्रयोग से जो उन्होंने निष्कर्ष निकाला, इस प्रयोग के फलस्वरूप जो उनको रिजल्ट प्राप्त हुआ, उसका प्रकाशन, यानी इसके निष्कर्ष का प्रकाशन, निष्कर्ष का प्रकाशन इन्होंने एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, इस नामक एक शीर्षक पत्रिका में इन्होंने अपना निष्कर्ष को क्या किया? प्रकाशित किया। ठीक है, अब ध्यान देंगे इस चीज को। अब मैं आपको जो बातें बता रहा हूं एकदम ध्यान रखेंगे इस चीज को। अनुवांशिकी क्या है? तो वंशागति और विभिन्नता का अध्ययन अनुवांशिकी कहलाता है। ठीक है, अनुवांशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल का जन्म कब हुआ था? 22 जुलाई 1822 में। कहां हुआ था? जर्मनी के सिलिसिया गांव में। इन्होंने अपना प्रयोग किस प्रकार के पौधे पर किया? तो उद्यान मटर पर किया, जिसको पाइसम सटाइयोम बोला जाता है। ठीक है, पाइसम सटाइयोम जो है उसका वैज्ञानिक नाम है। किसका? उद्यान मटर का। इन्होंने अपना प्रयोग कितने सालों तक किया? 7 सालों तक किया। कब से कब? 1856 से 1863 तक। जब इन्होंने 7 साल तक अपना प्रयोग किया तो उससे प्राप्त जो निष्कर्ष हुए, उन्होंने एक मैगजीन में, जिसका नाम था एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, इस शीर्षक में इन्होंने क्या किया? प्रकाशित किया। अब देखिए, इनके जो प्रयोग थे, इनके प्रयोग शुरू में विस्तार नहीं हुए, इसलिए सन 1900 में शुरू में इनके प्रयोग का कोई विस्तार नहीं हुआ, इनके प्रयोग कोई हाईलाइटेड नहीं हुए। लेकिन सन 1900 में तीन वैज्ञानिकों ने मेंडल के द्वारा खोजी गई जो नियम थे उसका पुष्टि किया। यानी सन 1900 ईस्वी में 3 वैज्ञानिकों ने मेंडल की खोजों का पुष्टिकरण किया। याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि मेंडल की खोज का पुष्टिकरण कब हुआ था? तो सन 1900 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? 3 वैज्ञानिक ने। अब तीनों वैज्ञानिक का नाम भी पूछता है। तो पहले जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसका प्रयोग में पुष्टि करने में अपना योगदान दिया, वो थे हॉलैंड के रहने वाले। कहां के रहने वाले थे? हॉलैंड के। उनका नाम था ह्यूगो डिब्रिज। ये पहले वैज्ञानिक थे जो हॉलैंड के रहने वाले थे। ठीक है, दूसरे जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था कार्ल कोरेंस। ये कहां के रहने वाले थे? तो ये जर्मनी के रहने वाले थे। तीसरे जो वैज्ञानिक हुए उनका नाम था इरिक वान शेरमार्क। ये जो थे ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। ठीक है, इतनी चीज को ध्यान देंगे इस चीज को। मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। अनुवांशिकी क्या है? तो वंशागति और विभिन्नता के अध्ययन को अनुवांशिकी कहते हैं। अनुवांशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। मेंडल का जन्म जो था वह 22 जुलाई 1822 ईस्वी को हुआ था। कहां हुआ था? जर्मनी के सिलिसिया गांव में हुआ था।
इनका प्रयोग कब किस पौधे पर किया? तो उद्यान मटर पर किया, जिसको पाइसम सटाइयोम बोला जाता है, वैज्ञानिक नाम इसका है। इन्होंने प्रयोग कितने सालों तक किया? 7 सालों तक किया, 1856 से 1863 तक। इनसे प्राप्त जो निष्कर्ष हुए उन्होंने किस किताब में छापी? तो एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन में। लेकिन शुरुआत समय में इनके जो प्रयोग थे इनकी पुष्टि नहीं हुई। इनकी प्रयोग की पुष्टि हुई 1900 में। इनका प्रयोग कब खत्म हुआ है? 1863 में। लेकिन 1900 ईस्वी में इनके प्रयोग की पुष्टि हुई, और इसकी पुष्टि करने के लिए 3 वैज्ञानिक आए सामने, जिनका नाम था ह्यूगो डिब्रीज, कार्ल कोरेंस और इरिक वान शेरमाक। ह्यूगो डिब्रीज जो थे हॉलैंड के रहने वाले थे, कार्ल कोरेंस जर्मनी के रहने वाले थे, और इरिक वान शेरमाक जो थे ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। इन्होंने क्या किया कि मेंडल ने जो प्रयोग किया था उसका पुष्टि किया और उसके बारे में लोगों तक पहुंचाया, यानी उसका प्रचार प्रसार किया। ठीक है, अब आइए, अब सवाल ये उठता है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया? आखिर क्या रीजन था कि मटर के पौधे का चयन मेंडल ने किया था? अब इस चीज के बारे में हम लोग को जानना होगा, ये चीज जरूर याद कर लेंगे आप लोग। ठीक है, तो चलिए अब आपको बताते हैं कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन क्यों किया। मेंडल द्वारा प्रयोग के लिए मटर के पौधे के चयन का कारण, आखिर क्या कारण था कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुना? क्वेश्चन में आता है कि मेंडल ने मटर के पौधे का चयन क्यों किया अपने प्रयोग के लिए। तो इसका पहला कारण था कि मटर के पौधे में अनेक प्रकार के विपरीत गुण होते हैं। पहला इसका रीजन ये था कि मटर के पौधे में अनेक प्रकार के विपरीत गुण होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या रीजन था? दूसरा रीजन था कि मटर के पौधे छोटे होने के कारण प्रयोग करने में सुविधाजनक होते थे। मटर के पौधे छोटे होने के कारण प्रयोग करने में सुविधा होती थी। ठीक, तीसरे कारण क्या था कि तीसरा इसका रीजन था कि मटर का जो जीवन चक्र होता है, यानी मटर जो होता है 1 वर्षीय पौधा, यानी इसकी जीवन अवधि जो होती है कुछ ही महीने में क्या होती है? पूरी हो जाती है। यानी मटर का जीवन चक्र कुछ ही महीनों में पूरा हो जाता है। मटर का जीवन चक्र कुछ ही महीनों में पूरा हो जाता है। ठीक है, चौथा जो कारण था वो था कि मटर के पौधे में स्वपरागन होता है, परंतु कृत्रिम पर परागन आसानी से कराया जा सकता है। मटर के पौधे में स्वपरागन होता है, परंतु आसानी से इसमें पर परागन कराया जा सकता है। ठीक है, पांचवा क्या गुण था? तो पांचवा इसका रीजन था कि मटर के पैतृक या संतति पीढ़ियों के गुणों का अध्ययन बहुत कम समय में किया जा सकता था। मटर के पैतृक या
पैतृक एवं संतति पीढ़ियों, मटर के पैतृक एवं संतति पीढ़ियों के गुणों का अध्ययन कम समय में किया जा सकता है। छठा जो इसका रीजन था कि मेंडल के पौधे में 7 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। मटर के पौधे में 7 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिससे क्रॉस करने में, प्रयोग करने में आसानी हुआ। ठीक है, यानी अगर कोई आपसे पूछे कि मेंडल द्वारा मटर के प्रयोग का चयन क्यों किया गया, आखिर क्या कारण था कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुना, तो इसका पहला कारण था कि मटर के पौधे में अनेक प्रकार के विपरीत गुण होते हैं। ठीक है, दूसरा था कि मटर के पौधे छोटे होने के कारण प्रयोग करने में क्या होते थे, सुविधाजनक होते थे। तीसरा होता था कि मटर के जीवन चक्र कुछ ही महीने में पूरा हो जाता था, जिससे रिजल्ट जल्दी मिल जाते थे। चौथा होता था कि मटर के पौधे में स्वपरागन होता था, परंतु उसमें परपरागन आसानी से कराया जा सकता था। पांचवा था कि मटर के पैतृक और संततियों पीढ़ियों का गुणों का ध्यान कम समय में किया जा सकता था। और छठा है कि मटर के पौधे में 7 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। यही कारण था कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन किया। ठीक है, अब मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन किया। इसमें हम लोग को यह जानने होंगे कि जो इन्होंने जो लक्षण के बारे में अध्ययन किया, यानी मटर के पौधा पे तो अपना प्रयोग किया, तो उन्होंने मटर के पौधा पे जब अपना प्रयोग किया तो उन्होंने प्रयोग के लिए जो लक्षण को चुना, वो लक्षण कौन कौन से थे, अब ये हम लोग को जानना होगा। तो चलिए आपको वो भी बताते हैं कि मेंडल ने जो 7 लक्षण चुने, वो लक्षण कौन कौन से थे और किस प्रकार से थे, मैं आपको वही बता रहा हूं। देखिए, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए 7 लक्षण को जो चुने थे, 7 लक्षणों को चुना जो निम्न प्रकार से है। यानी मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए 7 जो लक्षण चुने, जिस पर उन्होंने अपना प्रयोग किया, वह 7 लक्षण कौन कौन से थे वो मैं आपको बता रहा हूं, इसको याद रख लेंगे। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे क्रम संख्या, यहाँ पे लिख लेते हैं लक्षण। लक्षण 2 प्रकार के होते हैं, प्रभावी और अप्रभावी। ठीक है, ये मैं बाद में बताऊंगा कि प्रभावी लक्षण क्या होते हैं, अप्रभावी क्या लक्षण होते हैं, ये मेंडल ने प्रभाविता के नियम में बताया भी। तो लक्षण हुआ, और तीसरा था विपर्यास विशेषण। ठीक है, पहला जो उन्होंने लक्षण चुना वो थी तने की लंबाई। ठीक है, तने की लंबाई में क्या देखा, एक पौधा चुना जो लंबा था, यानी जिसके प्रभावी लक्षण लंबे थे, और दूसरा जो चुना हुआ क्या था, बौना था। यानी एक लंबे पौधे का संकरण एक बौने पौधे से करा करके देखा। दूसरे जो लक्षण उन्होंने चुना फूल का रंग। फूल के रंग में जैसे मान लीजिए एक बैगनी तो एक सफेद। तीसरे उन्होंने जो लक्षण को चुना वह फूल की स्थिति में उन्होंने देखा अक्षीय और अंत्य।
चौथे जो लक्षण का उन्होंने चुना वह था फली का आकार। फली का आकार, फली का आकार में उन्होंने सुना कि कुछ फल जो थे फूले हुए थे और कुछ थे सिकुड़े हुए, फूला और सिकुड़ा। ठीक है। पांचवें जो लक्षण का अध्ययन किया, यानी मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए जो पांचवा लक्षण चुना वह था फली का रंग, यानी फल का रंग, फली का रंग। फली के रंग में उन्होंने देखा एक हरा फल था तो एक पीला। छठा जो उन्होंने लक्षण को चुना वह बीज का आकार, बीज का आकार। इसमें उन्होंने दो लक्षण को चुना, एक गोल और एक झुर्रीदार, झुर्रीदार। सातवां लक्षण को जो उन्होंने चुना हुआ था बीज का रंग, बीज का रंग। इसमें उन्होंने एक पीला चुना तो एक हरा चुना। देखिए ये जो पहले लक्षण है वो प्रभावी है और जो दूसरे लक्षण है अप्रभावी लक्षण है। इस चीज को याद रखेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि प्रभावी लक्षण क्या होते हैं, अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं, मैं आगे आपको बताने वाला हूं। ठीक है। तो ये आप जाने कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए जो 7 लक्षण चुने वो कौन कौन से थे। पहला था तने की लंबाई, दूसरा था फूल का रंग, तीसरा फूल की स्थिति, चौथा फली का आकार, पांचवा फली का रंग, छठा बीज का आकार और सातवां बीज का रंग। ठीक है। अब उन्होंने जो प्रयोग किया, यानी ये 7 लक्षणों पे जो उन्होंने प्रयोग जब शुरू किया तो उन्होंने प्रयोग किस आधार पर किया और कौन कौन से अपने प्रयोग किए ये मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि मेंडल ने जब सबसे पहले अपना प्रयोग स्टार्ट किया तो उन्होंने एक संकर संकरण किया और उसके बाद जाकर के उन्होंने क्या किया, द्विसंकर संकरण किया। तो हम लोग जानेंगे कि एक संकर संकरण क्या होता है और इसमें कौन कौन सी क्रियाविधि होती है। देखिए मेंडल का प्रयोग, मेंडल ने तो अब सब कुछ चुन लिया था। मेंडल ने 7 लक्षण चुन लिए, मटर के पौधे चुन लिए। अब ये चुनने के बाद उन्होंने अपना प्रयोग शुरू किया। तो मेंडल का अगर प्रयोग की बात करें तो मेंडल ने पहले एक संकर संकरण किया और फिर द्विसंकर संकरण का प्रयोग किया। मेंडल ने सबसे पहले एक संकर संकरण, संकरण को अंग्रेजी में क्रॉस भी बोलते हैं, एक संकर क्रॉस भी बोलते हैं। सबसे पहले एक संकर संकरण किया, फिर द्विसंकर संकरण किया। अब हम लोग को यह जानना होगा एक संकर संकरण। सबसे पहले हम लोग जानेंगे एक संकर संकरण, एक संकर संकरण। ठीक है। एक संकर संकरण को हम लोग बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब हम लोग को यह जानना होगा कि एक संकर संकरण होता क्या है, एक संकर क्रॉस किसे कहते हैं। ध्यान देंगे, एक मतलब क्या होता है, एक यानी जब दो पौधे के बीच इकाई लक्षण के आधार पर, एक इकाई लक्षण के, एक नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा, एक इकाई लक्षण के आधार पर जब दो पौधे के बीच एक इकाई लक्षण के आधार पर संकरण कराया जाता है, संकरण
कराया जाता है तो उसे एक संकर संकरण कहते हैं। अब इस चीज को समझेंगे। मेंडल ने कितने लक्षण को चुना था? 7 लक्षण को। उस 7 लक्षण में किसी एक लक्षण को उन्होंने उठा करके 2 पौधे में क्या किया? क्रॉस कराया। उसी को हम लोग एक संकर संकरण कहते हैं। 2 लक्षण को नहीं, एक लक्षण को एक बार में उन्होंने उठाया, तो उन्होंने जो एक यानी 2 पौधे के बीच एक इकाई लक्षण के आधार पर जो संकरण कराया जाता है उसको एक संकर संकरण के नाम से जानते हैं। अब हम लोग को जानना होगा कि उन्होंने संकरण कैसे कराया था, इस चीज को जानेंगे। तो मेंडल ने एक संकर संकरण में उन्होंने एक संकर संकरण में मटर के पौधे की 2 ऐसी उपजाति चुनी। मटर के पौधे के 2 ऐसी उपजाति चुनी जिसके विपरीत लक्षण हो। ऐसे उपजाति चुनी जिसमें एक लंबा, विपरीत लक्षण का मतलब एक लंबा हो तो एक बौना। ऐसी उन्होंने एक संकर संकरण में मटर के पौधे की 2 ऐसी उपजाति चुनी जिसमें एक लंबा तथा दूसरा बौना था। ठीक है, अब ध्यान देंगे इस चीज को। और इन्होंने इसको आपस में क्या किया? संकरण कराया। तो चलिए आपको बताते हैं। हम एक ले लेते हैं, ये एक लंबा पौधा ले लेते हैं। ठीक है, और एक बौना पौधा ले लेते हैं। बौना पौधा, ठीक है। लंबे पौधे को हम लोग बड़े टी से डिनोट करते हैं और बौने पौधे को स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, मेंडल ने एक संकर संकरण में सबसे पहले क्या किया कि 2 मटर के 2 ऐसे पौधे चुने जो एक लंबा, इन दोनों के बीच क्रॉस कराया। तो देखिए, ये मान लीजिए आपके जनक हो गए, तो इनसे जो युग्मक बनेंगे, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब युग्मकों की संख्या जो होती है उनके गुण सूत्र यानी क्रोमोसोम की क्या होती है? आधी होती है। तो ये कितने कितने में बढ़ जाएंगे? टी, यानी इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि युग्मक बनने में क्या होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि एक मनुष्य के अंदर कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं एक मनुष्य के अंदर। लेकिन जब नर युग्मक और मादा युग्मक बनते हैं तो इसके जो होते हैं 23 और मादा के 23, ये दोनों मिल करके 46 बनते हैं, जिससे नया संतान क्या होता है? उत्पत्ति होता है। तो इसके आधे हो जाते हैं, यानी युग्मकों की संख्या जो होती है जनक के जो एक तरह से कह सकते हैं इसके गुणसूत्र की ये क्या होती है? आधी हो जाती है, यानी 2 भागों में बढ़ जाती है। अब इसको भी हम 2 भाग में कर लेते हैं, इसकी युग्मक। तो ये आपका क्या हो जाएगा? स्मॉल टी। ठीक है, अब इसको हम संकरण कराते हैं। तो सबसे पहले हम इसका संकरण इससे कराते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है? बड़ा टी छोटा टी। ठीक है, फिर मैं इससे इसको कराता हूं, बड़ा टी छोटा टी। फिर इससे इसको कराता हूं, बड़ा टी छोटा टी। फिर इससे इसको कराता हूं, बड़ा टी छोटा टी। तो उन्होंने देखा कि ये जो प्रभावी लक्षण और ये अप्रभावी लक्षण, याद रखेंगे। अब प्रभावी और अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं, अब ये जान लीजिए।
जब दो पौधे के बीच, दो जीवों के बीच जब संकरण कराया जाता है तो उसका एक लक्षण ही दिखाई देता है। तो जो दिखाई देता है लक्षण उसको प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो दिखाई नहीं देता लक्षण उसको क्या कहते हैं? अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए एक लंबा पौधा और एक बौना पौधा को चुना। दोनों के बीच क्या कराया? क्रॉस कराया। क्रॉस कराने के बाद उन्होंने पाया कि ये देखिए, फर्स्ट जो इसका प्रभावी लक्षण है लंबा है, तो ये लंबा पौधा मिला, लंबा। ये भी आपके लंबे पौधे मिले, ये भी आपके लंबे पौधे मिले, और ये भी आपके लंबे पौधे। यानी पहली पीढ़ी में इसको F1 से सूचित करते हैं। ठीक है, यानी पहली पीढ़ी में इन्होंने देखा, इन्होंने क्रॉस कराया तो पाया कि इससे उत्पन्न संतान सभी क्या थे? लंबे थे। तो मेंडल ने सोचा कि आखिर ये बौना पौधा का गुण कहां गया? ये तो लंबे पौधे के गुण आ गए, लेकिन ये बौना पौधा का गुण गया कहां? तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने दूसरी, इसमें जो था फिर स्वपरागण होने दिया। यानी ये जो पौधे थे इसकी, इस पौधे में स्वपरागण होने दिया। तो इस चीज को समझेंगे एक बार फिर से, बहुत ध्यान देने की चीज है ये। मेंडल ने सबसे पहले एक संकर संकरण किया। एक संकर संकरण में क्या होता है कि मेंडल ने एक लक्षण को आधार मान करके दो पौधे के बीच क्रॉस कराया। उन्होंने मटर के ऐसे दो पौधे चुने, एक लंबा था और एक छोटा था। लंबे पौधे को हमने यहाँ पे आपको बड़े टी से डिनोट कर दिया, और छोटे पौधे को छोटे टी और छोटे टी से डिनोट कर दिया, क्योंकि 2n होते हैं। इतना तो आप लोग को मालूम होगा कि जो उसके जुग्मनज होते हैं किसी चीज के, वो क्या होते हैं? 2n के रूप में होते हैं, या उसके गुणसूत्र कहिए। अगर हम लोग के मनुष्य की जहां तक बात है तो मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। अगर देखें जोड़े के रूप में अगर पाए जाए तो 23 जोड़े होते हैं। तो ये डबल टी, ये हो गया बड़ा टी, और ये हो गया छोटा डबल टी। अब इससे जो जुग्मक बने तो ये दोनों क्या बने? बड़े टी, और ये बौने के जो दोनों जुग्मक बने वो छोटे टी। दोनों को आपस में मैंने क्रॉस कराया, तो एक पाया एक बड़ा टी, एक छोटा टी, एक बड़ा टी, एक छोटा टी, एक बड़ा टी, एक छोटा टी। यानी चारों में हमने एक बड़ा टी और एक छोटा टी पाया। तो बड़े टी यानी चूंकि जनक पौधा है तो इसका प्रभावी गुण दिखाई देगा। क्या चीज गुण दिखाई देगा? प्रभावी गुण। जो पहला गुण है वही प्रकार के वो पौधे दिखाई देंगे। तो ये लंबे पौधे, तो मेंडल ने सोचा कि आखिर बौने पौधे का गुण गया कहां? इसमें मान लीजिए कि पहले जो एक संतति उत्पन्न हुई सभी लंबे हुए, तो बौने कौन होंगे? इसमें तो ये भी होना चाहिए कि ये बड़ा और ये छोटा मिला ले तो एक मझले पौधे तैयार होना चाहिए। तो मेंडल ने इस चीज को, प्रयोग को अपना क्या किया? आगे बढ़ाया। तो उन्होंने क्या किया मैं आपको बता रहा हूं। जब उन्होंने संकरण कराया तो उन्होंने देखा कि पहली पीढ़ी में बीजों द्वारा उत्पन्न पौधे, यानी पहली पीढ़ी में जो बीज द्वारा उत्पन्न पौधे थे सभी के सभी क्या थे? लंबे थे। तो उन्होंने सभी जो पहली पीढ़ी वाली पहली संतान थी उसको हम लोग F1 या पहली पीढ़ी के नाम से जानते हैं। पहली पीढ़ी से प्राप्त पौधे को, यानी इस पौधे को, पहली पीढ़ी से प्राप्त पौधे को उन्होंने क्या किया? फिर से संकरण कराया। तो चलिए आपको बताते हैं संकरण कराया तो क्या हो। यहां पे मैं बता देता हूं। F2 पीढ़ी, यानी दूसरी पीढ़ी में जब संकरण कराया तो बड़ा टी, छोटा टी और बड़ा टी, छोटा टी, इसमें स्वपरागण करा दिया F2 पीढ़ी में। तो इन्होंने देखा इसके जब जुग्मक बने तो ये आपके एक बड़ा टी एक छोटा टी, ठीक है, क्योंकि दो भाग में बटेंगे। ये भी इसके जुग्मक बने तो एक बड़ा टी एक छोटा टी, ठीक है। अब इन्होंने क्रॉस कराया इससे इसको, तो ये बन गया बड़ा टी। फिर इससे क्रॉस कराया इसको तो बड़ा टी छोटा टी। फिर इससे कराया इसको बड़ा टी छोटा टी, क्योंकि प्रभावी गुण पहले प्रकट करते हैं अपना लक्षण। और उसके बाद फिर इससे कराया इसको, यानी छोटा टी। अब ध्यान देंगे इस चीज को, जब उन्होंने पुनः
इसका क्रॉस कराया तो उन्होंने पाया कि जो 4 पौधे थे उसमें एक पौधा जो था लंबा था, शुद्ध लंबा कह सकते हैं। ये जो था संकर लंबा था, ये जो था संकर लंबा था, और ये जो थे बौने थे। तो उन्होंने ये पाया कि दूसरी पीढ़ी में पाए जाने वाले लंबे और नाटे पौधे का जो अनुपात आया वो 4 पौधे में एक पौधे जो थे नाटे थे और 3 पौधे क्या थे, लंबे थे। यानी उसका उन्होंने समलक्षणीय अनुपात अगर फिनोटिपिक अनुपात अगर इन्होंने जाना, फिनोटाइप अनुपात, तो 4 पौधे में उन्होंने 3 लंबे मिले और 1 बौने, यानी उनका अनुपात था 3:1। ठीक है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन में भी आता है कि एक संकर संकरण में फिनोटिपिक अनुपात कितना होता है, तो 3:1, क्योंकि 4 पौधे जो दूसरी पीढ़ी में जो 4 पौधे बने उसमें 3 जो थे लंबे थे और 1 क्या थे, बौने थे। ठीक है, और इसमें कोई मंझले कद का नहीं था। इन प्रेक्षणों को आधार पर उन्होंने परिवर्तित जनकों को, युग्मकों को अग्रसारित किया। बाद में इन्होंने जिस चीज को अग्रसारित किया, जिसको उन्होंने एक कहा कि ये इसके माध्यम से उन्होंने उस समय कारक शब्द का उत्पत्ति किया। कहा कि जीव के अंदर एक ऐसे वस्तु होती है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अपने लक्षणों को क्या करती है, आगे बढ़ाती है। उस समय उसको उन्होंने कारक शब्द दिया। आजकल इसको जीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जीन कहा जाता है। तो जब उन्होंने दूसरी पीढ़ी में अपना प्रयोग किया तो उसमें पाया गया तो 3 लंबे पौधे और 1 बौना पौधा। यानी अगर देखा जाए तो इसका फिनोटाइप 2 अनुपात होते हैं। हम आपको बताएंगे आगे कि फिनोटाइप क्या होते हैं, जीनोटाइप क्या होते हैं, मैं आगे आपको बताने वाला हूं। तो फिनोटिपिक जो अनुपात होते हैं, यानी जो देखने में जो दिखाई देने वाले लक्षण को फिनोटाइप बोलते हैं, और जो लक्षण दिखाई नहीं देते वो क्या बोले जाते हैं, जीनोटाइप बोले जाते हैं। तो फिनोटाइपिक अनुपात जो था वो देखने में 3 लंबे पौधे थे और 1 बौना था, तो इसका फिनोटिपिक अनुपात क्या हुआ, 3:1। अब जीनोटाइप अनुपात, तो जीनोटाइप अनुपात की अगर बात करें तो 1 आपका लंबा पौधा था, 2 आपके संकर पौधे थे, 1:2, और 1 आपके क्या थे, नाटे पौधे थे। तो यानी जीनोटाइप अनुपात इसका कितना हो जाएगा, 1:2:1। यानी कभी भी आपसे पूछे कोई कि मेंडल के एक संकर संकरण में फिनोटाइप अनुपात कितना होता है, तो 3:1, और जीनोटाइप अनुपात 1:2:1। 1:2:1 कैसे, 1 लंबा, 2 संकर लंबा और 1 बौना। ठीक है, तो ये रहा आपका फिनोटाइप और जीनोटाइप अनुपात। अब मैं जो आपको बताने वाला हूं वो ये बताने वाला हूं कि मेंडल ने जो अपना प्रयोग किया इसमें कुछ शब्द इस्तेमाल किए। वे शब्द क्या थे, उसको क्या कहा जाता है, उस चीजों को जानना जरूरी है। जैसे फिनोटाइप, जीनोटाइप, अलील, ये शब्द क्या होते हैं, इसको याद रखना जरूरी है। मैं आपको बता देता हूं, इसको याद करेंगे। मेंडल के प्रयोग में प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द थे। उसमें पहला शब्द आता है अलील। ये बुक में भी आपको दिया हुआ है। अलील क्या है, पहले ये चीज जानेंगे। तो जीवों में स्थित जीनों के वैकल्पिक प्रकार, जीनों के वैकल्पिक प्रकार। जीनों के वैकल्पिक प्रकार। कोई आपसे पूछे अलील क्या है, तो जीवों में स्थित जीनों के वैकल्पिक प्रकार को क्या कहते हैं,
अलील के नाम से जानते हैं। कोई आपसे पूछेगा अलील क्या है, तो जीवों में स्थित जीनों के वैकल्पिक प्रकार को अलील के नाम से जानते हैं, जैसे लंबा तथा बौना पौधा, बैंगनी तथा सफेद फूल आदि। दूसरे उन्होंने जो शब्द का प्रयोग किया मेंडल ने अपने प्रयोग में, वो था जीन, जिसको उन्होंने कारक बोला था। जीन होते क्या है? तो जीन कहा जाता है विशेष लक्षण के लिए आनुवांशिकी की मूलभूत इकाई। विशेष लक्षण के लिए आनुवांशिकी की मूलभूत इकाई। आनुवांशिकी की मूलभूत इकाई, ठीक है। तीसरा उन्होंने जो शब्द दिया, उन्होंने कहा प्रभावी गुण। मैंने आपको बताया था प्रभावी अप्रभावी गुण। प्रभावी गुण मेंडल अपने प्रयोग में तीसरे जो शब्द का इस्तेमाल किया था वो था प्रभावी गुण। प्रभावी गुण क्या होते हैं? तो संकरण के बाद F1 पीढ़ी में, संकरण के बाद F1 पीढ़ी में, संकरण के बाद F1 पीढ़ी में विपरीत गुणों के जोड़ों में दिखाई देने वाला लक्षण है। विपरीत गुणों के जोड़ों में दिखाई देने वाला लक्षण, ठीक है। प्रभावी गुण क्या है? तो संकरण F1 पीढ़ी के बाद जो लक्षण दिखाई देता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रभावी लक्षण कहते हैं या प्रभावी गुण कहते हैं। और दूसरा अप्रभावी गुण। अप्रभावी गुण, अप्रभावी गुण क्या होते हैं? तो संकरण के बाद प्रथम पीढ़ी में दिखाई नहीं देने वाले लक्षण, संकरण के बाद F1 पीढ़ी में विपरीत गुणों के जोड़ों में दिखाई नहीं देने वाले लक्षण। जो लक्षण दिखाई नहीं देते तो उसको क्या बोलते हैं? अप्रभावी लक्षण बोलते हैं, अप्रभावी गुण कहते हैं। पांचवें जो शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने क्या किया? एकल लक्षण। एकल लक्षण, ये सब पूछा जाता है। एकल लक्षण क्या होते हैं, प्रभावी गुण क्या होते हैं, अप्रभावी गुण क्या होते हैं, ये पूछे जाते हैं। एकल लक्षण क्या होते हैं? तो कई पीढ़ियों में क्रॉस के पश्चात अपना एक अलग व्यक्तित्व बनाने का लक्षण होता है, उसको हम एकल लक्षण बोलते हैं। यानी कई पीढ़ियों में क्रॉस के बाद संकर में अपना एक अलग लक्षण प्रदर्शित करना। संकर में अपना अलग लक्षण दिखाना, इसको एकल लक्षण बोला जाता है। अगले जो उन्होंने पॉइंट यूज किया था वो था फिनोटाइप। फिनोटाइप याद रखेंगे, फिनोटाइप क्या होता है? तो फिनोटाइप का मतलब होता है किसी लक्षण का बाहरी रूप, जो बाहर से दिखाई देता है। किसी लक्षण का बाहरी रूप को हम लोग क्या कहते हैं? फिनोटाइप कहते हैं। अगला होता है जीनोटाइप। जीनोटाइप किसको कहा जाता है? तो किसी भी लक्षण का आंतरिक रूप, किसी लक्षण का आंतरिक रूप को हम लोग क्या कहते हैं? जीनोटाइप कहते हैं, ठीक है। यानी हम इसको कह सकते हैं कि जीन के अनुपात को जीनोटाइप, और जो बाह्य रूप से जो दिखाई देते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? फिनोटाइप के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी चीज है, लेकिन ये मुख्य रूप से है, ये मैंने आपको बता दिया। इसके आगे जो है आप अपने बुक से देख सकते हैं, ठीक है।
अब मैं जो आपको बताने वाला हूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि मेंडल ने जो अपना प्रयोग किया, इस प्रयोग को जब उन्होंने पूरी तरह से एक संकर संकरण में अपना निर्णय निष्कर्ष जब उसको प्राप्त हुआ, तो मेंडल ने 2 नियम प्रतिपादित किए थे। कब? जब एक संकर संकरण के प्रयोग के प्रेक्षण के आधार पर। इस चीज को याद रखेंगे। यानी एक संकर संकरण प्रयोगों के प्रेक्षणों के प्रेक्षणों के को आधार बनाकर मेंडल ने 2 नियम प्रतिपादित किए, 2 नियम दिए। इस चीज को याद रखेंगे। जब एक संकर क्रॉस उन्होंने कराया, एक संकर संकरण जब कराया उन्होंने, तो उन्होंने जो इससे निष्कर्ष प्राप्त हुए, इस निष्कर्ष को ध्यान में रखते उन्होंने 2 नियम बताए। पहला जो उन्होंने बताया वह था प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम क्या होता है, इस चीज को जानेंगे। तो प्रभाविता का नियम होता है, इसको हम कह सकते हैं कि इस नियम के अनुसार, दो विपरीत अलील द्विधारी, दो अलील जीवधारी में एक साथ आते हैं, तब उनमें से केवल एक बाह्य रूप से दिखाई देता है। तो उनमें से केवल एक बाह्य रूप से दिखाई देता है, जबकि दूसरा दबा रहता है। ठीक है। दिखाई देने वाले लक्षण को प्रभावी लक्षण और नहीं दिखाई देने वाले लक्षण को अप्रभावी लक्षण कहते हैं। इस चीज को याद रखेंगे, यही प्रभाविता का लक्षण है। दिखाई देने वाले लक्षण को प्रभावी लक्षण तथा नहीं दिखाई देने वाले लक्षण को अप्रभावी लक्षण कहते हैं। ठीक है। एक संकर संकरण के प्रयोगों के प्रेक्षणों को आधार बना करके मेंडल ने 2 नियम दिए थे। पहला जो नियम था प्रभाविता का नियम। इस नियम के अनुसार जब 2 विपरीत अलील यानी 2 विपरीत अलग अलग लक्षण वाले जीवधारियों को एक साथ आते हैं, तो उनमें से एक ही जो होते हैं वह बाह्य रूप से दिखाई देते हैं, जबकि दूसरा क्या रहता है, दबा रहता है। जैसे मैंने आपको प्रयोग में बताया था कि एक लंबे पौधे को बौने पौधे से क्रॉस करते हैं, तो जो पहला जो जुग्मक होता है वही लक्षण प्रदर्शित करता है। तो जो लक्षण प्रदर्शित करता है उसको प्रभावी लक्षण, जो लक्षण प्रदर्शित नहीं करता है उसको अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि प्रभाविता का नियम क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि इस नियम के अनुसार 2 विपरीत अलील अगर जीवधारी में एक साथ आते हैं तो उनमें से केवल एक बाह्य रूप से दिखाई देता है, जबकि दूसरा दबा रहता है। दिखाई देने वाले लक्षण को प्रभावी लक्षण और नहीं दिखाई देने वाले लक्षण को अप्रभावी लक्षण के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब आपको बता रहे हैं इन्होंने जो दूसरा नियम दिया वो दिया था विसंयोजन का नियम। देखते हैं फटाफट इसको। विसंयोजन का नियम। इसको पृथक्करण का भी नियम कहते हैं।
इस नियम के अनुसार दो विपरीत लक्षण के जोड़ों में जब क्रॉस कराया जाता है, इस नियम के अनुसार जब दो विपरीत लक्षणों के जोड़ों में क्रॉस कराया जाता है, क्रॉस कराया जाता है तो युग्मक बनते समय, युग्मक बनते समय एक जोड़ी के अलील एक दूसरे से सम्मिश्रित नहीं होते हैं। एक जोड़ी के अलील एक दूसरे से सम्मिश्रित नहीं होते हैं, बल्कि एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, देखिए इसके कहने का मतलब क्या है। बीज संयोजन का जैसे ये मान लीजिए लंबा पौधा हो गया और ये बोना पौधा हो गया, ये दोनों को अगर हमें क्रॉस कराते हैं तो इसके द्वारा जो युग्मक बनेंगे, ये बड़ा टी, ये आपका बनेगा छोटा टी। तो ये बड़े टी को ये छोटे टी से अगर ये दोनों को हम क्रॉस कराते हैं तो हमारा जो प्राप्त होता है बड़ा टी छोटा टी, फिर इसको करते हैं तो बड़ा टी छोटा टी, फिर ऐसे बड़ा टी छोटा टी। तो ये दोनों सम्मिश्रित होकर, ये नहीं है कि लंबा पौधा एक छोटे पौधे से जब हम संकरण कराएंगे तो एक मझला पौधा तैयार होगा, ऐसा नहीं होता है। यही नियम बीज संयोजन का नियम कहलाता है। इस नियम के अनुसार जब दो विपरीत लक्षणों को क्रॉस कराया जाता है तो युग्मक बनते समय एक जोड़ी के अलील जो होते हैं वह एक दूसरे से सम्मिश्रित नहीं होते, बल्कि अलग अलग अपना गुण प्रदर्शित करते हैं। तो जो गुण जो बाह्य रूप से दिखाई देता है वह प्रभावी गुण होता है और उसी के हिसाब से उसको वह दिखाई देने लगता है। तो इसका जो प्रभावी गुण है, लंबा वाला का प्रभावी गुण दिखाई देता है, इसलिए ये फर्स्ट जो पीढ़ी होती है, फोन पीढ़ी में सारे पौधे जो होते हैं लंबे दिखाई देते हैं, जबकि दूसरी पीढ़ी में इसका अनुपात जो होता है 3:1 होता है। दिखाई देने वाला जो ये फिनोटिपिक जो अनुपात होता है वह 3:1 होता है, जबकि जीनोटिपिक अनुपात जो होता है 1:2:1 होता है। क्यों 1:2:1? क्योंकि एक जो होता है शुद्ध लंबा होता है, दो जो होते हैं संकर लंबे होते हैं और एक जो होता है बौना पौधा होता है। ठीक है, तो बीज संयोजन का नियम क्या है, कोई आपसे पूछे तो इस नियम के अनुसार दो विपरीत अलील को जब क्रॉस कराया जाता है तो युग्मक बनते समय एक जोड़ी के अलील एक दूसरे से सम्मिश्रित नहीं होते, बल्कि एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ठीक है, आज का क्लास बस यहीं पे। अगले क्लास में जब हम आपको मिलेंगे तो आपको द्विसंकर संकरण के बारे में बताएंगे। ठीक है, और इससे हम आपको रिलेटेड क्वेश्चन हम आपके दिए गए हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपना नंबर भी दे सकते हैं अगर हमारे क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो। नहीं तो जिन्होंने हमें नंबर अभी तक प्रोवाइड किया है मैं उनके व्हाट्सएप पे ये इसका क्वेश्चन इससे रिलेटेड मैं भेज देता हूं और उसको बना करके आप फिर उसे मुझे भेजते हो, जिससे हम देख करके ये बताते हैं कि आप जो आंसर लिखे वो सही है या गलत। ठीक है, हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।